जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आज इस वीडियो में हम सोपचे सापचे का थोपड़ा करेंगे। ये थोपड़ा श्रीमद् भगवती सूत्र के 5वें शतक 8वें उद्देशक के आधार से है। इसको डिटेल्स में समझने के पहले हम लोग 4 वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है सोपचे। सोपचे का मतलब क्या होता है? वृद्धि सहित। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। समझ लीजिए, एक रूम है, उस रूम में है 100 लोग। तो सोपचे का मतलब क्या होगा कि ये जो 100 लोग हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस इसमें और नवीन जीव उत्पन्न होंगे। तो समझ लीजिए 10 नवीन जीव उत्पन्न हुए। क्या इसमें कोई जीव काल कर सकता है क्या? नहीं, कोई जीव काल नहीं करेगा, सिर्फ नवीन जीव उत्पन्न होंगे। तो 100 + 10 110। तो 100 से 110 इसमें देख सकते हैं वृद्धि हुई है, तो हम इसे बोलेंगे सोपचे। नेक्स्ट होता है सापचे। सापचे का मतलब होता है हानि सहित। यानी कि अगर 100 जीव हैं तो उसमें से समझ लीजिए 10 जीव काल कर जाते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 90। यानी कि सापचे हानि सहित। यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ हानि ही होगी। नेक्स्ट सोपचे सापचे। सोपचे सापचे का मतलब होता है वृद्धि और हानि सहित। यानी इसमें वृद्धि भी होगी, हानि भी होगी। तो इसमें हम लोग 3 चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहला, अगर वृद्धि हानि दोनों हो रही है तो ऐसा संभव है कि वृद्धि ज्यादा हो रही हो और हानि कम हो रही हो। जैसे कि अगर 100 जीव हैं तो समझ लीजिए वृद्धि हो रही है 15 जीवों की और हानि हो रही है 5 जीवों की। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 110। तो यहाँ पर वृद्धि ज्यादा है हानि से, तो जीव उत्पन्न भी हो रहे हैं और कुछ जीव काल भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि वृद्धि तो कम है, हानि ज्यादा है। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, 100 जीव हैं, उत्पन्न तो सिर्फ 5 जीव हुए हैं, पर 15 जीव काल कर जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा अपना? 90। तो क्योंकि हानि वृद्धि से ज्यादा है तो इसलिए 100 से 90 हो गया हमारा फिगर। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? जहां पे वृद्धि और हानि समान हो, बराबर हो, यानी कि अवस्थित हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? समझ लीजिए 100 है, 100 में 10 नए जीव उत्पन्न होते हैं और 10 ही जीव काल भी कर जाते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 का 100 ही रहेगा। तो वृद्धि और हानि सहित में सिंपल मतलब अपने इसका ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगी। तो ये एग्जाम्पल से ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो जाता है। अब चौथा पॉइंट होता है निरुपचय निरपचय। इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि और हानि रहित। ऐसा कब संभव है कि ना वृद्धि हो और ना हानि हो? यानी कि कोई भी जीव ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना कोई जीव काल कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल समझे कि 100 जीव हैं, तो ना तो कोई नया जीव उत्पन्न हुआ तो +0 और ना ही कोई जीव काल कर रहा है तो -0। तो 100 की 100 संख्या सेम की सेम रह गई। तो ये हो गया हमारा निरुपचय निरपचय। अब हम इस विषय को 4 भंगों के हिसाब से समझेंगे। सोपचे सापचे, सोपचे सापचे, निरुपचय निरपचय। तो जीव से लेकर 24 वर्गणाओं को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जीव की अपेक्षा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, हम जीव की बात कर रहे हैं, यानी कि लोक में जितने भी जीव हैं, ऐसा हम किसी गति की अपेक्षा यहाँ पर चीजों को नहीं समझ रहे हैं।
तो आप बताइए, क्या जीव बढ़ सकते हैं? क्या जीव में वृद्धि हो सकती है? नहीं, जीव तो जितने होते हैं उतने के उतने ही रहते हैं, तो इनमें बढ़ना पॉसिबल नहीं है, यानी कि सौपचय पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है सापचय, यानी कि हानि सहित। तो क्या जीवों की संख्या घट सकती है? नहीं घट सकती है, तो सापचय भंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट होता है सौपचय सापचय, यानी कि वृद्धि और हानि सहित, यानी कि जो जीव है वो काल भी करेगा, मृत्यु भी करेगा। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है। तो जीव में सिर्फ एक ही बोल होता है, जो है निरुपचय निरपचय, यानी कि ना वृद्धि ना हानि, हमेशा अवस्थित रहेगा, क्योंकि कोई भी नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता और कोई भी जीव काल नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम लोग अब आ जाते हैं नैर्यक। तो नैर्यक आदि जो 19 वर्गणाएं हैं, हमने यहाँ पर 5 स्थावर को छोड़ दिया है, तो ये जो बाकी 19 वर्गणाएं हैं उनका हम संग में कथन कर रहे हैं। तो इनमें कौन से भंग पाए जाएंगे? तो इनमें चारों के चारों भंग पाए जाएंगे, क्योंकि इन सारी जीवों में ही वृद्धि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है, वृद्धि और हानि दोनों हो सकती है, और वृद्धि और हानि दोनों ही नहीं हो सकती है। अब हम लोग 5 स्थावर का समझते हैं। 5 स्थावर या फिर एकेंद्रिय। तो एकेंद्रिय में कौन सा भंग पाया जाएगा? क्या एकेंद्रिय में सिर्फ वृद्धि हो, ऐसा संभव है क्या? यानी कि सिर्फ एकेंद्रिय में जीव उत्पन्न होते जा रहे हैं, कोई काल नहीं कर रहा है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 5 स्थावर के जीव होते हैं उनमें प्रति समय मरण और उत्पन्न होना ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो क्या सौपचय भंग पॉसिबल है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ उसमें वृद्धि होती रहे। तो क्या सापचय भंग पॉसिबल है? नहीं, सापचय भंग भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ हानि ही होती रही और कोई भी नया जीव उत्पन्न ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है। तो क्या सौपचय सापचय भंग पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि जन्म मरण तो निरंतर चल ही रहा है, अब कभी जन्म ज्यादा ले रहे हैं, मरण कम हो रहा है, या फिर मरण ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं और जन्म कम ले रहे हैं, या फिर जन्म और मरण समान बराबर रूप से ले रहे हैं। तो 5 स्थावर में सौपचय सापचय भंग पाया जाता है। अब 5 स्थावर में क्या निरुपचय निरपचय भंग पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई 5 स्थावर में जीव उत्पन्न या काल करे ही नहीं। तो 5 स्थावर में सिर्फ एक ही भंग पाया जाता है, सौपचय सापचय। अब हम सिद्ध भगवान की अपेक्षा पढ़ते हैं। सिद्ध भगवान में कौन सा भंग पाया जाएगा? हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक बार सिद्ध बन गया तो वो वापस रिटर्न आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी सिद्ध भगवान में वृद्धि हो सकती है या फिर वो अवस्थित रह सकते हैं, पर क्या कभी उनमें हानि हो सकती है क्या? नहीं, उनमें हानि नहीं हो सकती है। तो अब हम भंग की अपेक्षा समझते हैं। सबसे पहला भंग है सौपचय, यानी कि वृद्धि सहित। तो क्या सिद्ध भगवान में वृद्धि हो सकती है, यानी कि नए नए जीव सिद्ध बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। तो सौपचय भंग घटित होता है। नेक्स्ट सापचय भंग। क्या सिद्ध भगवान में हानि हो सकती है? क्या वापस कोई सिद्ध बनकर संसारी बन सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सापचय भंग घटित नहीं करेंगे। नेक्स्ट सौपचय सापचय, यानी कि वृद्धि भी हो रही है, हानि भी हो रही है। देखिए, वृद्धि वाला पॉइंट तो ठीक है, पर हानि भी हो रही है ना, तो इसलिए सौपचय सापचय वाला भंग हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट निरुपचय निरपचय, यानी ना कोई वृद्धि हो रही है और ना ही कोई हानि हो रही है, तो यह भंग घटित हो जाता है। तो निरुपचय निरपचय। तो जीव के कितने भंग घटित होते हैं? सिर्फ एक भंग, निरुपचय निरपचय। तो जब एक ही भंग घटित हो रहा है तो उसकी स्थिति कितनी होगी? सर्वकाल, यानी जीव सर्वकाल एक ही भंग घटित करेगा, निरुपचय निरपचय। नेक्स्ट नैरिक आदि 19 वर्गनाओं के जीव
इनमें तो चारों भंग घटित होते हैं। तो जो पहले के 3 भंग हैं यानी कि सौपचय, सापचय और सौपचय सापचय, इन तीनों भंगों के लिए हम क्या पढ़ते हैं? जगन्य, एक समय की स्थिति, उत्कृष्ट, आवलिका के असंख्यतम भाग। यानी कि अगर सौपचय भंग घटित हो रहा है तो वो कम से कम कितना टाइम रहेगा? एक समय। और उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग, यानी अगर वृद्धि अगर एक बार शुरू हो जाए नैरियक या फिर 19 वर्गनाओं के जीवों में तो कम से कम एक समय और उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक चलेगा। वैसे ही अगर हम सापचय के बारे में समझे, सापचय यानी कि हानि सहित, यानी कि अगर एक बार नैरिक के जीव मरना शुरू कर दे तो वो कब तक मरते जाएंगे? जगन्य, एक समय, उत्कृष्ट, आवलिका के असंख्यतम भाग। अब सौपचय सापचय भंग यानी कि वृद्धि भी हो रही है, हानि भी हो रही है, नए जीव उत्पन्न भी हो रहे हैं और जीव काल भी कर रहे हैं। ऐसा टाइम कब तक चलता रहेगा? तो जगन्य, एक समय, उत्कृष्ट, आवलिका के असंख्यतम भाग। अब जो चौथा पार्ट है निरुपचय निरपचय, ये जो चौथा भंग है ना, इसके लिए अलग से हम पढ़ते हैं कि जो चौथे भंग की स्थिति है वो कितनी है? जगन्य तो एक समय ही है, पर उत्कृष्ट कितना है? उत्कृष्ट है विरह काल का दुगुना। ठीक है, ये हम लोग वर्धमान, हीयमान और अवस्थित के थोकड़े में और अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब 5 स्थावर के जीव, इनमें कौन सा भंग घटित होता है? सिर्फ एक भंग घटित होता है, सौपचय सापचय। तो इनमें भी स्थिति कितनी होगी? तो स्थिति की अपेक्षा सर्वकाल ये जीव सौपचय सापचय भंग ही घटित करेंगे। नेक्स्ट, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान में भंग पावे 2, सौपचय, निरुपचय, निरपचय। सौपचय का मतलब क्या हुआ? वृद्धि सहित। तो एक बार यदि सिद्ध भगवान बनना जीव स्टार्ट कर दे, जीव जाते जा रहे सिद्ध बनते जा रहे हैं, तो कब तक ये वृद्धि होती रहेगी? तो जगन्य, एक समय, उत्कृष्ट, 8 समय। अब निरुपचय निरपचय के लिए कि इसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि और हानि रहित, यानी जीवों की संख्या न बढ़े न घटे, यानी कोई भी सिद्ध भगवान यानी कि कोई भी अभी सिद्ध भगवान नहीं बन रहा है। और ऑब्वियसली सिद्ध भगवान मृत्यु तो प्राप्त करते नहीं है, तो यानी ना संख्या घट रही है ना संख्या बढ़ रही है। तो अब निरुपचय निरपचय भंग में हम लोगों की स्थिति कितनी होगी? जगन्य, एक समय, और उत्कृष्ट 6 महीने, 6 मास। अब हम वर्धमान, हीयमान और अवस्थित के हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले वर्धमान। अब वर्धमान का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? वर्धमान, हीयमान, अवस्थित का थोपड़ा में हमने पढ़ा था कि वर्धमान का अर्थ होता है पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या का कालांतर में बढ़ जाना। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 100 जीवों का, तो यहाँ पर दो तरीके से हम भंग घटित कर रहे थे। यानी अगर 100 जीव में हम अगर 10 जीव नए उत्पन्न हो रहे हैं और कोई भी जीव काल नहीं कर रहा है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 110। तो इससे क्या हुई? वृद्धि हुई। और एक और तरीका क्या था कि जीव उत्पन्न भी हो रहे हैं और जीव काल भी कर रहे हैं, पर जितने जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो काल करने की अपेक्षा अधिक है, ज्यादा है। तो अगर 100 जीव हैं और उसमें से 15 जीव अगर नए उत्पन्न हो रहे हैं और 5 जीव अगर काल कर रहे हैं, तो वृद्धि ज्यादा है, हानि कम है। तो इससे भी संख्या में वृद्धि ही होगी, संख्या तब भी 110 ही आएगी। तो ये वर्धमान,
हीयमान अवस्थित के थोकड़े में हमने अच्छे से समझा था। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ कौन सा भंग घटित होगा। सोपचे का अर्थ क्या होता है? वृद्धि सहित। तो जो पहला भंग है जिसमें नवीन जीव उत्पन्न हो रहे हैं और पुराना कोई जीव काल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सोपचय भंग यानी कि वृद्धि सहित ये भंग घटित हो रहा है। नेक्स्ट है सापचय। सापचय का मतलब होता है हानि सहित। तो वर्तमान में तो 100 से 110 हो रहे हैं, यानी कि वृद्धि हो रही है, हानि तो नहीं हो रही है, तो सापचय भंग घटित नहीं होगा। नेक्स्ट है सोपचय सापचय। तो सोपचय सापचय में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या? जहां पे वृद्धि ज्यादा हो हानि कम हो। तो ये जो दूसरा कंडीशन है उसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है और हानि कम हो रही है, तो इस दूसरे भंग की अपेक्षा सोपचय सापचय भंग घटित होता है। नेक्स्ट है निरुपचय निरपचय, यानी कि जीवों की संख्या न घटे न बढ़े, वृद्धि और हानि रहित। पर वर्धमान का मतलब क्या होता है? जहां पे जीवों की संख्या बढ़ेगी, तो निरुपचय निरपचय भंग घटित नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने भंग घटित हुए? एक सोपचय और एक सोपचय सापचय, तो यानी कि 2 भंग घटित होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीयमान। हीयमान में हमने क्या पढ़ा था कि हीयमान का अर्थ होता है कि पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या का कालांतर में घट जाना। यहाँ पर हम फिर से इसे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, जहाँ पे 100 जीव हैं और उसमें से कोई भी नया जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, पर 10 जीव काल कर जा रहे हैं, तो इससे अमाउंट कितना जाता है? फाइनली 90, यानी कि यहाँ पर हानि हो रही है। 100 से 90 यहाँ पर हानि हो रही है। नेक्स्ट 100 जीव हैं, उनमें 5 नए जीव उत्पन्न होते हैं और 15 जीव काल कर जाते हैं, तो हमारी संख्या कितनी आ जाती है? 90। तो 100 से 90 फिर से हमारी संख्या कम हो गई। इस बार संख्या क्यों कम हुई? क्योंकि हानि ज्यादा है और वृद्धि कम है। तो अब हम इसमें भंग घटित करते हैं। सबसे पहला है सोपचय। सोपचय का मतलब होता है वृद्धि सहित। क्या यहाँ पर 100 से 90 वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है, तो हम इसे हटा देंगे। नेक्स्ट सापचय। सापचय का मतलब होता है हानि सहित। तो यहाँ पर 100 से 90 इसमें हानि हो रही है, तो हम इसे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोपचय सापचय। सोपचय सापचय में हमने एक भंग पढ़ा था जहां पे वृद्धि कम और हानि ज्यादा हो, तो ये जो दूसरा वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल करता है, तो इसलिए हम लोग ये भंग घटित कर देंगे। नेक्स्ट निरुपचय निरपचय। इसका मतलब क्या होता है कि जीवों की संख्या ना घटे ना बढ़े, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं, तो ये वाला भंग घटित नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 भंग घटित होंगे, सापचय सोपचय सापचय। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अवस्थित। अवस्थित का मतलब क्या होता है? अवस्थित का मतलब होता है पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या का कालांतर में न बढ़ना न घटना। तो इसको भी हम लोग 2 एग्जाम्पल से समझे थे। पहला एग्जाम्पल था कि 100 जीव हैं, ना तो कोई इसमें नया जीव उत्पन्न हो रहा है और ना ही कोई जीव काल कर रहा है, तो आंसर कितना रहेगा? 100 का 100। अब एक और एग्जाम्पल समझा था हमने कि 100 जीव हैं, उनमें से कोई 10 जीव नए उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर और 10 जीव ही काल कर रहे हैं, यानी कि समान संख्या में जन्म और मरण हुआ, तो आंसर कितना रहेगा? अभी भी आंसर 100 का 100 ही रहेगा। अब हम भंग घटित करते हैं। तो सबसे पहला है सोपचय भंग, वृद्धि सहित। 100 से 100 ही रह रहा है, वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है। नेक्स्ट है सापचय भंग, यानी कि हानि सहित, तो 100 का 100 ही रह रहा है, हानि भी नहीं हो रही है। नेक्स्ट है सोपचय सापचय। सोपचय सापचय में हमने एक अंदर का पॉइंट पढ़ा था कि जहां पर जीवों की संख्या जो है उनमें वृद्धि भी हो हानि भी हो, पर वृद्धि और हानि बराबर हो,
तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में 10 ही जीव उत्पन्न हो रहे हैं और 10 ही जीव काल कर रहे हैं, यानी कि बराबर संख्या में जीवों का जन्म और मरण, वृद्धि और हानि हो रही है। तो यहाँ पर जो तीसरा भंग है सौपचय सापचय ये घटित होगा। नेक्स्ट है निरुपचय निरपचय। इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि और हानि रहित, यानी कि जीवों की संख्या न घटे न बढ़े। तो जो पहला भंग है जहां पर ना कोई जीव उत्पन्न हो रहा है और ना ही कोई जीव काल कर रहा है, उस भंग की अपेक्षा हमारा निरुपचय निरपचय ये वाला भंग घटित हो जाता है। तो यहाँ पर दो भंग घटित होते हैं, एक हो गया सौपचय सापचय और दूसरा हो गया निरुपचय निरपचय। क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा घुमा देते हैं, यानी कि अब हम ये जानेंगे कि सौपचय में कितने भंग पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 भंग के ऑप्शंस है, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित। तो हमारा क्वेश्चन है कि सौपचय में कितने भंग पाए जाते हैं। तो सौपचय का मतलब क्या होता है? वृद्धि सहित। तो इन तीनों भंगों में वृद्धि कहां पर होती है? वृद्धि सिर्फ वर्धमान में होती है, तो वर्धमान सिर्फ एक भंग पाया जाएगा। नेक्स्ट सापचय। सापचय का मतलब क्या होता है? हानि सहित। तो हानि किस में पाई जाती है? हीयमान में पाई जाती है। 100 से 90 एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो सापचय भंग में सिर्फ एक ही भंग पाया जाएगा, हीयमान। नेक्स्ट सौपचय सापचय। अब इसमें भंग कितना पाया जाएगा? इसमें तीनों ही भंग पाए जाएंगे, क्योंकि वर्धमान, हीयमान, अवस्थित इन तीनों का जो सेकंड कंडीशन था, सेकंड एग्जाम्पल जो था जहां पे वृद्धि भी हो रही है हानि भी हो रही है, तो उस हिसाब से यहां पर तीनों ही भंग पाए जाएंगे। नेक्स्ट निरुपचय निरपचय। इसका अर्थ क्या होता है कि वृद्धि और हानि रहित, यानी कि जीवों की संख्या न घटे न बढ़े। तो ये कौन सा भंग यहाँ पर घटित होगा? सिर्फ एक भंग घटित होगा, वो है अवस्थित का। सेवम भन्ते सेवम भन्ते।